ट्रेड वॉर की वजह से पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी ने हड़कंप मचा रखा है। दुनिया की दो सबसे बड़ी इकॉनमी अमेरिका और चीन अब आमने सामने हैं। बाकी देश तो नेगोशिएशन के लिए यूएस के साथ तैयार है, लेकिन चीन है कि वो झुकने को तैयार नहीं है। साथ ही ट्रंप के बाद अब दुनिया के बाकी देश भी एक दूसरे को टैरिफ घटाने का दबाव बनाना शुरू कर चुके हैं अपने अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स पर। अब बाकी देश भी अब कह रहे हैं कि आप अपनी टैरिफ को कम कीजिए। ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम पूरी तरह से बदलने की तैयारी चल रही है। नुकसान कंज्यूमर्स का है, ऊंचे टैरिफ से महंगाई की मार हो या फिर मंदी की मार हो, सब कुछ अब उन्हें ही झेलना है। इस ट्रेड वॉर में कई कमोडिटी लाचार हो गए हैं। कहीं भारी बिकवाली दिख रही है तो कुछ कमोडिटी जैसे सोने और चांदी है जहां पर सपोर्ट भी मिल रहा है, तेजी भी दिख रही है। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा और निर्णय कहां तक पहुंचेंगे, ये कहना अब काफी मुश्किल हो चुका है। लेकिन कमोडिटी मार्केट में खासकर सोना चांदी, क्रूड और कॉपर, इन चार अहम कमोडिटी पर क्या असर होने वाला है इस ट्रेड वॉर का, यही आज हम समझेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स के हेड ऑफ इंडिया कंटेंट पुलकित अग्रवाल हैं, मोतीलाल ओसवाल से मानव मोदी हैं, और साथ ही हमारे साथ ब्लग लेंस के फाउंडर और CEO और औरोबिंदो ज्ञान हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। चलिए शुरुआत हम सोने के साथ करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा सोने में है और सोना है कि मानता ही नहीं, तेज़ी से लगातार यहाँ पर तेज़ी बनी हुई है। मानव, आपके साथ शुरुआत करेंगे। पोजिशनल थोड़ा सा व्यू बताइएगा, क्या लग रहा है सोना, क्या इस माहौल में सोने में क्या होगा? कहा जा रहा था कि सारे फंडामेंटल सोने के सपोर्ट में हैं, लेकिन बाकी एसेट क्लास में जब गिरावट आती है तो शुरुआती दौर में सोने पर भी दबाव बनता है। क्या लग रहा है कि वो जो दबाव बना था वो पूरा हो चुका है पिछले हफ्ते के बाद, क्या अभी और गिरावट बची है सोने की? जी नमस्ते विष्णुमोहन जी। मेरे ख्याल नमस्ते से सर। बहुत आपने सही कहा कि सोना है कि मानता ही नहीं है। जिस तरफ आप देखें सोने की चाल, हम ऊपर या नीचे दोनों ही तरफ बुल्स और बेल की एक टसल हम आते हुए देख रहे हैं। ये जो टैरिफ और है, मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते की जो सेल ऑफ की हम बात करें तो सेल ऑफ नॉन फार्म पेरोल भी बहुत अच्छे आए थे, मार्जिन प्रेशर भी बहुत ज्यादा था, लॉन्ग्स बहुत जो बढ़ गए थे, वो लिक्विडेशन बहुत हो रही थी, प्लस ओवरऑल कमोडिटीज मार्केट में एक सेल ऑफ था। अब मुझे लग रहा है कि शायद गोल्ड एक ऐसी जगह पे है जहां पे नीचे का एक 86,000 का सपोर्ट ले चुका है। डेफिनेटली 86,000 के नीचे मुझे लग रहा है कि शायद सोना नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहां से एक अपसाइड मोमेंटम एक अच्छी बनती हुई दिख रही है, क्योंकि अनसर्टेनिटी अभी भी है। मैंने पिछली बार भी आपकी साथ ही बात हुई थी कि फंडामेंटल में कोई चेंज नहीं हुआ है, वॉर अभी भी चल रहा है, टैरिफ वॉर अभी भी है, सेंट्रल बैंक अभी भी बाई कर रही है, तो फंडामेंटल चेंजेस एज सच कोई हुए नहीं है। डॉलर इंडेक्स अभी भी दबाव में है, यूएस सीरीज भी प्रेशर में है, तो मेरे ख्याल से सोने के लिए ओवरऑल पॉजिटिव पिक्चर है। शायद डिप्स आती रहेगी, एक सेल ऑफ आता रहेगा बाकी सारे कमोडिटीज के साथ, लेकिन जब तक जो मेजर सपोर्ट्स है वो नहीं ब्रेक होते हैं तब तक अभी भी बाय एंड की स्ट्रैटेजी गोल्ड में पॉजिटिव मोमेंटम रहनी चाहिए। तो चलिए, अच्छी राय है ये करना। लेकिन अगर किसी को खरीदना है तो जानना चाह रहे हैं कि अगर उन्हें सही लेवल मिल जाए तो वो उनके लिए फायदेमंद होगा। अभी बाजार में इतने दिनों से हैं मानव, कोई भी चाह रहा है कि आपका एंट्री सही लेवल पे हो ताकि आपका रिवॉर्ड बेहतर हो, रिस्क भी कम हो जाए। वो कौन से लेवल अप्रैल और मई में दिख सकते हैं मानव? आपका अनुमान क्या है गोल्ड को लेकर? जी बिल्कुल। देखिए, सही एंट्री सही एग्जिट को टाइम करने जाएंगे तो वापस से हम फोमो मोड में चले जाएंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लेकिन मार्केट में रहना विद स्टॉप लॉस जरूरी है। तो मेरे ख्याल से अगर लंबे अवधि की बात करें तो जैसे मैंने कहा, जो रिसेंट उसका लो है 86,500 का, वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर लॉन्ग टर्म बाइंग की अगर बात करें, इमीडिएट बेसिस पे 88,500 बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो अगर पोजिशनली थोड़ा देखना है तो 89,500 के आसपास अगर गोल्ड आता है तो वहां से बाय कर सकते हैं। 88,700 88,600 का स्टॉप रहेगा और 91,000 का इमीडिएट टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। का जो आपने इमीडिएट टारगेट दिया है ये कितने दिनों के लिए है मानव? क्लियर कर दीजिएगा टाइम फ्रेम। जी बिल्कुल, ये एक 1 वीक टाइम फ्रेम है। मेरे ख्याल से 1 वीक के आसपास का टाइम फ्रेम है, वो वहां तक एक्सपेक्टेशन है। तो एक हफ्ते में 91,000 का लेवल है, यानी वापस से रिकॉर्ड के करीब सोना जाएगा, ऐसा मानव को लगता है। सोना ही है
जो इस दौर में चलने वाला है। पुलकित, आप बने रहिए, आपके पास आएंगे एक एक करके। हम पहले सोने चांदी को पे बातचीत करते हैं, उसके बाद क्रूड पर आएंगे। चांदी की बात करते हैं। चांदी ऐसे दौर में काफ़ी रिस्की हो जाता है क्योंकि चांदी तो प्रेशियस के साथ साथ इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है। 50% इसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में भी होता है। मानव, चांदी पर क्या राय है? और अगर एक हफ्ते के लिए चांदी खरीदना हो तो किस लेवल पे खरीदे, या अभी बेचकर जाना ज्यादा फायदेमंद होगा क्योंकि चांदी में रिस्क ज्यादा रहता है? जी बिल्कुल, बहुत सही बात है। चांदी थोड़ी वोलेटाइल काउंटर है गोल्ड से अगर कंपेयर करेंगे तो अगर चांदी जनवरी की शुरुआत से देखें विश्वमन जी, तो बिल्कुल कॉपर और दूसरे इंडस्ट्रियल मेटल्स को ही फॉलो कर रहा है। बीच-बीच में ऐसे कुछ फेजेस हैं जहाँ पे चांदी की जो फॉलोइंग है वो गोल्ड के साथ हमें आती हुई दिख रही है। आज के सेशन में अगर देखेंगे तो गोल्ड भी गैप अप ओपनिंग हमने आता हुआ देखा, चांदी एकदम स्टेडी थी क्योंकि कॉपर में ऐसा कोई मूवमेंट नहीं थी। अब जाके चांदी का थोड़ा बहुत जो फॉलोअप है वो गोल्ड के साथ आता हुआ दिखा है। लेकिन अभी भी चांदी में जो इतनी स्टीप सेल ऑफ आई है, टॉप से अगर बात करें तो 10-15 हजार की जो सेल ऑफ आई है, मेरे ख्याल से वो सेल ऑफ की ये रिलीफ रैली है। वापिस से थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि शायद कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है कि सेल ऑफ वापिस से आ सकता है, या फिर रिसेंट जो लोज है उसके आसपास चांदी वापिस आ सकता है। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में भी ज्यादा अगर हम ध्यान दें तो ऑलमोस्ट 100 के आसपास रेशियो आ चुका है। तो नियर अबाउट 101 के ऊपर अगर रेशियो जाता है तो फिर से रेशियो में और बढ़त बढ़त आ सकती है, विच मींस कि गोल्ड ज्यादा बढ़ेगा या चांदी ज्यादा गिरेगी। तो बाय गोल्ड सेल सिल्वर का रेशियो मेरे ख्याल से यहाँ खेलना या प्ले करना सही होगा। मेरे ख्याल से चांदी में 91,400 का एक इमीडिएट अपसाइड है, वहां पे आता है तो वहां पे सेल कर सकते हैं। 93,000 का स्टॉप रहेगा और 88,000 का टारगेट हम मेंटेन कर सकते हैं। यानी वापस से चांदी नीचे की तरफ आएगी तो करंट लेवल पे ना खरीदे, थोड़ा और ऊपर जाने दे, 91,400 का लेवल दिखे, फिर वहां पर बेचने का मन बनाए, ऐसा मानव को लगता है। गोल्ड खरीदना है, चांदी बेचना है, ऐसा मानव की सलाह है एक हफ्ते के लिए। आप बताइए अरविंद जी, गोल्ड और सिल्वर पर आपकी राय क्या है? क्योंकि काफी ऐसे लोग हैं, उनके मन में कई तरह के सवाल है कि इतनी तेजी के बाद सोना और कितना चलेगा, बाकी एसेट क्लास लगातार गिर रहे हैं, हालांकि फैक्टर्स भी सोने के लिए सपोर्टिव है। आप क्या मानते हैं, गोल्ड में क्या होगा सर अब? हाय विश्वन जी, थैंक यू। एंड मैंने अभी थोड़ा 2 मिनट लेट ज्वाइन किया, बट मैंने सुना मानव को। एंड बहुत क्लियर स्टैंड है गोल्ड को लेकर के। आई थिंक जो रिस्क प्रीमियम है, और गोल्ड करीबन इस साल वाईटीडी करीबन 15 से 16% का रिटर्न दिया है, तो बाकी एसेट क्लासेस से सबसे बेहतर रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन हमको ये मान के चलना है कि अगर ये रिस्क प्रीमियम जारी रहा तो ये 16% अगर 24-25% भी होता है तो ये पॉसिबल होता है, पॉसिबल हो सकता है। तो माय पॉइंट इज दैट जैसे इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $3,070 के आसपास हम चल रहे हैं, न्यू हाइज देखने का पॉसिबिलिटीज है। जिस हिसाब से टैरिफ रिलेटेड डेवलपमेंट्स ऑन अ डेली बेसिस हो रहा है, ये बेस्ट रिस्क एसेट बन जाता है। तो रिस्क प्रीमियम पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ हेवन एसेट के हिसाब से हम गोल्ड पे विल रिमेन इन्वेस्टेड। प्लस इन्फ्लेशन को लेकर के भी काफ़ी डिस्कशंस हो रही है। तो मेरे ख्याल से हमारा जो इंटरनल मॉडल हमने बिल्ड किया, और रिस्क प्रीमियम एंड इन्फ्लेशन एडजस्टेड नंबर्स देखने से हमको लगता है कि गोल्ड जो है $3,200 के ऊपर जा सकता है शॉर्ट टर्म में। इसका मतलब इंडियन मार्केट्स में अगर यूएसडी आईएनआर कुछ स्टेडी भी मानती है इस करेंट भाव पे, तो मेरे ख्याल से नया हाई गोल्ड पे देखने का पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है शॉर्ट टर्म में। इससे नया हाई दिख सकता है, उसके लिए टाइम फ्रेम क्या है सर, एक हफ्ता? नो, ये एक हफ्ते का नहीं, करीबन मान के चलिए 1 से 1.5 महीने का पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी है। 4 दिन 5 दिन का व्यू मान के चलना होगा तो डेफिनेटली जिसको भी ट्रेड करना है स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना होगा। लेकिन मेरा मानना ये होगा, हमारा मानना ये होगा कि गोल्ड सिल्वर में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से ध्यान रखें। एंड जिस हिसाब से गोल्ड का परफॉर्मेंस ये आउट परफॉर्म किया है बाकी एसेट क्लासेस में, अभी भी सेफ है। एंड मेरे ख्याल से कोई भी पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं तो गोल्ड को अभी हायर वेटेज देके चलना और पोजीशन को होल्ड करके चलना बेहतर होगा। ये चांदी दोनों तरफ के मूव दे रही, जिस तेजी से चांदी नीचे भी आई है, क्या लग रहा है चांदी किस तरफ जाएगी, यहां से क्या करना चाहिए चांदी में? जी हाँ, चांदी में जैसे आपने बताया और मानव भी एक्सप्लेन किए कि काफ़ी वॉलेटाइल काउंटर है, और इंडस्ट्रियल मेटल्स और प्रेशियस मेटल्स दोनों तरफ से हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली पेन है इस मार्केट में सिल्वर को लेकर के, और जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया था उनके लिए आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी।
लेकिन हिस्टोरिकली हम देखें तो सिल्वर वॉलेटिलिटी इज मच हायर देन गोल्ड, और हमने करीबन 10 to 12,000 रुपीज इंटरनेशनल इंडियन मार्केट्स में देखा प्राइस फॉल। लेकिन एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि हो सकता है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में सिल्वर जो है गोल्ड से अंडर परफॉर्म करे, लेकिन मेरा एक मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से अभी भी थॉट है कि हो सकता है आगे जाकर के अगले 2 या 3 महीना में सिल्वर जो है आउट परफॉर्म कर जाए। मान के चलिए ये जो टैरिफ रिलेटेड डेवलपमेंट हो रहा है वो स्टेबलाइज होता है अगले 1-1.5 महीना में, और साइक्लिकल डिमांड अगर रिवाइवल होता है फ्रॉम चाइना से लेकर के मेटल्स इंडस्ट्री को, और गोल्ड अगर स्टेडी भी रहता है, तो मान के चलिए सिल्वर में काफी सपोर्ट मिल जाएगा। तो मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में मैं सिल्वर में एक पॉजिटिव आउटलुक लेकर के चलूंगा। नो डाउट शॉर्ट टर्म में काफी डिफिकल्टीज हो रहे हैं, और जिस हिसाब से मार्केट में मूवमेंट हो रहा है, ह्यूज मार्जिन कॉल आ रहे हैं लोगों को, ट्रेडर्स को। तो शॉर्ट टर्म व्यू इज दैट कि मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आई एम स्टिल पॉजिटिव अबाउट सिल्वर, एंड हमको लगता है कि 3 to 4 months पर्सपेक्टिव में सिल्वर कैन डू एक्चुअली बेटर। और ये चीज हम सब्सटैंशिएट कर सकते हैं अगर ईटीएफ डिमांड को देखें ग्लोबली एंड इन इंडियन मार्केट्स ऑल्सो, सिल्वर में काफी हद तक पार्टिसिपेशन बढ़ते जा रहा है। चलिए, तो गोल्ड सिल्वर पे बात हो गई। अब बात करते हैं क्रूड की। क्रूड में जिस तरह की गिरावट दिखी है, हफ्ते भर में 20% तक की गिरावट आ चुकी है और भाव आ चुका है $60 के भी नीचे। कच्चा तेल लगातार कमजोर हो रहा है और करीब करीब 4.25 साल के निचले स्तरों पर कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, पुलकित अग्रवाल हैं, S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट से। पुलकित, बताइए आप लोगों की एनालिसिस क्या है? क्रूड में और कितनी गिरावट? लगातार गिरता ही जा रहा है कच्चा तेल। देखिए, बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से मैं अभी गोल्ड और सिल्वर की बातें सुन रहा था, क्रूड जो है वो मास्टर इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, विच उसका मतलब ये है कि अगर ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी नीचे जाएगी तो क्रूड वो सबसे पहली कमोडिटी है जिसमें की गिरावट आती है, और एग्जैक्टली वही हो रहा है इस टाइम पर। सो जो जो टैरिफ में हो रहा है वो कुछ हद तक जो वीक फंडामेंटल्स है मार्केट के, उसके साथ भी मिला है। तो हो क्या रहा है कि डिमांड वैसे ही काफी वीक थी, सप्लाईज काफी मार्केट में आ भी रही थी। ओपेक प्लस ने, जो कि इतनी टैरिफ की न्यूज के बीच में एक बड़ी खबर जो उतनी उस तरह से उभर के नहीं आई, वो थी ओपेक प्लस की तरफ से एडिशनल प्रोडक्शन मार्केट में लाना। वो भी हुआ इसी बीच में। तो ये एक ये एक मिक्स ऑफ इवेंट्स है, एक 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 फ्लॉक ऑफ ब्लैक स्वॉन्स है जो इकट्ठा हुआ है, जिसकी वजह से क्रूड में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कुछ कुछ हद तक ये एक सेंटिमेंटल ड्रिवन भी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो फंडामेंटल्स हालांकि वीक हुए हैं, लेकिन टैरिफ जो है उससे यूएस ने कुछ हद तक अपने आप को एनर्जी से बाहर रखा है। चाइना ने हालांकि जो रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए थे उसमें क्रूड को बाहर नहीं रखा है, बट उसकी वजह से क्रूड के ऊपर कोई मेजर इम्पैक्ट वैसे ही नहीं आने की उम्मीद है फ्लोज के ऊपर। तो ये काफी एक सेंटिमेंटल ड्रिवन चीज है। मार्केट्स बहुत फ्लूइड हैं। S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स के जो एनालिस्ट्स हैं उन्होंने ये पिछले जो 3 या 4 दिनों में जो मेजर टैरिफ एक्शन हुआ है उसके बाद कोई फोरकास्ट का रिवीजन तो ऐसा सच नहीं किया है, लेकिन जो एक मीडियम टर्म फोरकास्ट था जो कि 65 के लगभग था, वो काफी हद तक अभी भी स्टेबल है। हालांकि अगर ये टैरिफ वॉर चलेगा तो कुछ हद तक इंडस्ट्रियल डिमांड फॉर ऑयल नीचे आ सकती है, जिसके कारण फंडामेंटल्स और वीक हो सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल तौर पर एक मीडियम टर्म में जो कि 3 से 4 महीने का है, 65 के आसपास जो है हमारे पूर्वानुमान एनालिस्ट के बताते हैं, जो कि रहने की उम्मीद है। सर, कई सारे सेक्शन में ये भी चल रहा है कि $40 तक भी ब्रेंट का भाव जा सकता है। क्या आप लोगों की रिपोर्ट के हिसाब से भी इस तरह के लेवल्स दिख रहे हैं, या सिर्फ अभी इस तरह का गिरावट का ट्रेंड है तो इस तरह की अटकलें लगाई जा रही है? क्या लग रहा है? और दूसरा एक और खबर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि इस गिरावट में क्या स्ट्रैटेजिक रिजर्व के लिए कोई ऐसे देश है जैसे यूएस, चाइना जैसे बड़े देश हैं, क्या वहां पर इस तरह की कोई खरीदारी की भी तैयारी चल रही है क्रूड की? क्या जहां तक $40 क्रूड ऑयल के दामों की बात है, वो काफी डूम्सडे सिनेरियो लगता है, एटलीस्ट आज के टाइम में। क्रूड ऑयल मार्केट्स जो है वो काफी
काफी डूम्सडे सेयर्स का फेवरेट भी रहा है। जब जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो डूम्सडे सेयर्स काफी ऊपर की तरफ भी फोरकास्ट करते हैं और सिमिलरली गिरते हुए में भी करते हैं। 40 थोड़ा मुश्किल है, हमारे एनालिस्ट भी 40 तो फोरकास्ट नहीं कर रहे हैं, अनलेस कुछ मेजर हो जाए, अनलेस सऊदी अरेबिया जितना ऑयल प्रोडक्शन 3-4 साल से रोके रखा है वो पूरा का पूरा इकट्ठा मार्केट में उतार दे, जिसकी उम्मीद एटलीस्ट अभी तो बहुत कम लगती है। तो 40 टफ है हमारे एनालिस्ट के हिसाब से और मार्केट की रीड्स के हिसाब से। जहां तक बात स्ट्रेटेजिक रिजर्व की है तो देखिए, ये जो क्रूड ऑयल में जो गिरावट आई है ये एक बहुत ही सडन टाइम फ्रेम में आई है, 3-4 दिनों के ड्यूरेशन पे आई है। जो फिजिकली क्रूड ऑयल खरीदा जाता है वो उसका एक थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, उसके लिए काफी लॉजिस्टिकल प्रिपरेशंस करनी होती हैं। वो आज की डेट के लिए नहीं खरीदा जा सकता, उसके लिए एक 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 टाइम फ्रेम होता है। तो ये अगर अगर ये जो गिरावट है ये काफी हद तक काफी दिनों तक सस्टेन करे और भी नीचे जाए तो शायद ऐसा सुनने में आ सकता है। फिलहाल तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व को लेकर के कोई 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 पक्की खबर एटलीस्ट हमारे संज्ञान में तो नहीं आई है अभी तक। तो कोई खबर नहीं आई है, लेकिन हालांकि ये तो अभी टेम्पररी इस तरह की गिरावट है। अगर लंबे समय तक गिरावट रहती है तो इस तरह की फिर रणनीति बनती है। चलिए कुछ और चर्चा आपसे। हमारी खास पेशकश ट्रेड वॉर कमोडिटी लाचार। तो ऐसी कमोडिटी जहां पर लाचारी दिख रही है, $58 तक का भी लो हमने ब्रेंट में इस बार इस हफ्ते देख लिया है। और कितनी गिरावट दिख रही है, मानव से भी एक बार समझ लेते हैं। मानव, आप लोगों की रिपोर्ट क्या है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से क्रूड को लेकर? कितनी गिरावट यहां से और दिख रही है आपको? जी बिल्कुल विश्वन जी, मेरे ख्याल से क्रूड में इतना फियर सेल ऑफ बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था मार्केट में। लेकिन जब 5,500 का जो लेवल है, टेक्निकली भी अगर बात करें तो वो लेवल बहुत क्रिटिकल था। WTI पे भी $60 बहुत मल्टी मंथ एक सपोर्ट है मेरे ख्याल से, वो भी ब्रेक हुए हैं। एंड ऊपर से सरप्राइज जो ओपेक प्लस की तरफ से भी आया है कि 3 महीने का जो कट था वो एक ही महीने में अनाउंस कर दिया, उस वक्त जहां पे प्राइस ऑलरेडी गिर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था मार्केट में और इसकी वजह से एक बहुत सेल ऑफ भी हमने आता हुआ देखा है। प्लस चाइना के ऊपर जो इम्पैक्ट US टैरिफ की वजह से हो सकते हैं, इसके एक्सपेक्टेशंस भी काफी ज्यादा क्रूड को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो डिमांड बिल्कुल एक क्वेश्चन मार्क है, डिमांड डिस्ट्रक्शन है, उसके ऊपर से सप्लाई बढ़ती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं वो एक मार्केट में बहुत बड़ा फियर है जिसकी वजह से क्रूड गिरने के ऊपर दिख रहा है। और अगर हम $55 की बात करें, 50-55, तो मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग काफी एक ब्रेक इवन पॉइंट भी आ जाता है, उसके ऊपर भी बात आ जाएगी कि अगर $55-50 के भी नीचे दाम जाते हैं तो कहीं ना कहीं ब्रेक इवन पॉइंट भी ना ब्रेक हो जाए, वहां पे कहीं स्थिरता शायद आ जाए। लेकिन मेरे ख्याल से इमीडिएट बेसिस पे अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो अभी भी और जगह है नीचे में। मेरे ख्याल से 4,600 4,700 तक डोमेस्टिक फ्रंट पे प्राइसेस गिर सकते हैं। 4,900 के आसपास हम बेच सकते हैं उसे। 5,100 का एक इमीडिएट स्टॉप रहेगा, बहुत एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। अनलेस ये जो चाइना और US की जो कमेंट्री है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो जाए, ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि अभी ही चाइना ने वापस से 84% का टैरिफ रिटेलिएट किया। तो चाइना इज इन नो मूड कि वो रुके कहीं या जगह दे, तुरंत ही रिटेलिएशन आ रहे हैं दूसरे ही दिन या उसी दिन। तो ये रिटेलिएशन मूड में कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन डेफिनेटली 2-3 महीने के बाद हमें इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा, लेकिन इमीडिएट इम्पैक्ट अभी भी क्रूड में थोड़ा नीचे ही लग रहा है। वक्त कम है। अरविंदो जी, आपसे अब कॉपर पर आपकी बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी, उसका जिक्र आप ही कीजिए, बताइए। क्योंकि 15-16% की तेजी हमने पहली तिमाही में देखा 2025 में, जनवरी से मार्च में, और वो पूरी तेजी 4-5 दिन में अप्रैल में गायब हो गई। सर, क्या रिपोर्ट आपकी क्या कहती है, कॉपर में आगे क्या होगा? इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। अभी जैसे क्रूड ऑयल के बारे में बात कर रहे थे तो ही यूज्ड द टर्म फ्लॉक ऑफ ब्लैक स्वान्स। तो मेरे ख्याल से दैट इज अ वेरी बहुत अच्छा फ्रेज था। क्रूड ऑयल इतना हद तक गिरना विच इज वेरी मच अलाइंड विद कॉपर या कोई भी मेटल्स देख लीजिए। उसका जस्ट ऑपोजिट में आपका गोल्ड तेजी अभी भी मेंटेन करके रहा है। तो ये रिस्क ऑफ सिचुएशन है। 16% का जो एक क्वार्टर गेन हुआ था कॉपर, एक 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन में कॉपर काफी हद तक नेगेटिव में आ गया।
हालांकि हम बात करते हैं CME कॉपर अभी भी LME कॉपर से बेटर कर रहा है, लेकिन ओवरऑल कॉपर का अगर बात करें तो मेरे ख्याल से जो शॉर्ट टर्म फिनोमिना है, क्या वो आगे जाकर के एक न्यू नॉर्मल बनेगा या नहीं बनेगा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया है। हमारे काफी क्लाइंट्स हमको क्वेश्चन करते हैं कि कॉपर अभी क्या लगता है, सो इट कम्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर नाउ। एक कुछ पॉइंट्स में बताना चाहूंगा कि अगर मान के चलिए टैरिफ वाली बात नहीं होती थी पिछले 1-2 महीना में, तो चाइनीज डिमांड एक फैक्टर होता था, कॉन्सेंट्रेट सप्लाई जो रॉ मटेरियल होता है कॉपर के लिए, वो अभी भी उसके लिए TC मार्जिन नेगेटिव है। कॉपर का फेयर प्राइस जो है 8,000, 8,500 या 9,000 वो भी बेहतर है। और ये जो साइक्लिकल डिमांड है लेकर के मोर और लेस कॉपर शुड हैव बीन स्टेडी। अभी एक नया फैक्टर आ गया टैरिफ को लेकर के, उसके ऊपर एस्केलेशन, उसके ऊपर रिटेलिएशन और एक रिस्क ऑफ सिचुएशन बन गया, उसके चलते हुए कॉपर काफी हद तक नीचे आ गया है। जैसे हमने क्रूड के बारे में वरी हो रही कि $60 के नीचे आ गया है, कॉपर का प्राइस $8,500 के नीचे LME में आ गया है। इनफैक्ट कुछ ही 2 ही दिन पहले हमने उसका कॉपर का प्राइस $8,100 भी देखे। तो बाय एंड लार्ज अगर हम बात करें, सबको मन में है कि कॉपर क्या लगता है, तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली ये जो पॉलिटिकल सिनेरियोस चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से नॉट ओनली क्रूड, कॉपर या एनी अदर मेटल्स, सारे के सारे थोड़ा सा स्ट्रेस में रहेंगे। स्ट्रेस डज नॉट मीन कि बेरिश ट्रेंड में रहेंगे, वॉलेटिलिटी रहेगा। जैसे मैंने अभी डेटा देख रहा था, कॉपर का 30 डे का एनुअलाइज्ड वॉलेटिलिटी पिछले कुछ ही दिन में 43% हुआ है, जबकि कॉपर इन जनरल टर्म्स का एनुअलाइज्ड वॉलेटिलिटी 20% ही होता है। तो आप ये मान के चलिए इतना वॉलेटिलिटी होना मतलब अनसर्टनिटी है, जो स्टैटिस्टिकली हमने नंबर को भी देखा। तो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, जैसे $8,000 के आसपास अगर कॉपर आता है, ग्लोबल बैंक्स काफी रिसर्च रिपोर्ट्स निकाल रहे हैं, मान के चलिए मैं नाम भी ले रहा हूँ, सिटी बैंक हो गया या गोल्डमैन सैक्स हो गया, काफी रिपोर्ट्स थोड़े से ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन पॉइंट ऑफ व्यू से ओके बात कर रहे हैं, ग्रोथ रेट कम होने का बात कर रहे हैं। ओके तो इस तरह का जी सिचुएशन जी रहा तो डेफिनेटली कॉपर, क्रूड या मेटल सारे के सारे अंडर स्ट्रेस्ड रहेंगे। ओके दूसरे साइड से हमको कॉपर का अगर बात करें, सप्लाई टाइटनेस अभी भी कॉपर में है। ओके स्मेल्टर्स चाइना में काफी शटडाउन पॉइंट ऑफ व्यू पे भी आ गए हैं कि शायद उनका मार्जिन्स नहीं बैठेगा। ओके ओके और सप्लाई ऑफ जी रॉ जी मटेरियल अभी भी टाइट है साउथ अमेरिका से। जी तो जी ये फैक्टर्स को अगर देखें, हो सकता है जी $8,000 के नीचे चाइनीज बायर्स आ जाएं या ग्लोबली जी 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 बाइंग जी इंटरेस्ट आ जाए। तो कुल मिला के अगर मैं समराइज करूं, जी जिस हिसाब से अभी कॉपर चल रहा है, मार्केट में वोलाटिलिटी जरूर रहेगा शॉर्ट टर्म में, बट मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में हम रिकमेंड करेंगे कि बिलो $8,000 फिजिकल प्लेयर्स कैन कंटिन्यू टू परचेज देयर मटेरियल एट अ बेटर प्राइस। ओके शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। वक्त कम है, बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई। पुलकित आपसे अलग से फिर से चर्चा करूंगा क्रूड पर। मानव, अरविंदो जी आपका, पुलकित आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम चर्चा के लिए। चलिए इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।